अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। शहनाज़ीन, साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने 190 मिलियन पाउंड केस में नैब के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। जहां उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है और ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है कि आज़म खान ने तस्दीक की है कि जो रकम पाकिस्तान के अकाउंट में आई वो इन सारे मामलात के ऐनी शाहिद हैं और इस सारे मामले में शहजाद अकबर का बुनियादी किरदार था। ये भी उनकी जानिब से बयान में कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन पीटीआई भी इस हवाले से हिदायत देते रहे हैं और समरी पेश करने से पहले, यानी असेंबली में जो समरी पेश की गई थी वो पेश करने से पहले भी एक मीटिंग चेयरमैन पीटीआई के साथ हुई थी और आज़म खान ने चेयरमैन पीटीआई के दावों के बरअक्स बयानात दिए हैं। तो हकाइक क्या हैं और आज़म खान की जानिब से आज जो नैब में बयानात दिए गए हैं उन बयानात की रोशनी में अब यह केस से कितना आगे जाता हुआ नजर आ रहा है और ये चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कितना खतरनाक केस साबित हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा आज हमने ये भी देखा कि जिना हाउस मुकदमा तफ्तीश में जीआईटी ने चेयरमैन पीटीआई को कसूरवार करार दे दिया है। चेयरमैन पीटीआई की हद तक तफ्तीश को मुकम्मल कर लिया गया है और स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह ने यह बताया है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं और तमाम केसेस में वो गुनाहगार करार दिए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि ये जमानत का केस नहीं है, ये कहा गया है उनकी जानिब से फरहाद अली शाह जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं। मजीद अब बात ये हो रही है कि कह तो दिया गया है कि ज़मानत का केस नहीं है, गिरफ्तारी का होना बहुत ज़रूरी है, तो क्या गिरफ्तारी का इम्कान बढ़ गया है? और जैसे कि अताउल्लाह तारड़ ने भी आज जब बात की मीडिया से तो उन्होंने कहा कि तोशाखाना केस में भी चेयरमैन पीटीआई का जुर्म साबित हो गया है, यहाँ पर भी इनकी गिरफ्तारी बनती है और इन्हें भागने नहीं दिया जाएगा और इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई को जवाब तो देना होगा। यानी चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, मुख्तलिफ केसेस में उन्हें कसूरवार करार दिया जा रहा है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम पड़ोसी मुल्क भारत में जो रियासत मणिपुर है वहाँ के सूरत हाल के हवाले से भी आज बात करेंगे। मोदी के हिंदुस्तान में जहां अक़लियतें तो गैर महफूज हैं ही, लेकिन अब वहां पर ख़वातीन भी गैर महफूज हैं। भारत ख़वातीन के लिए भी इंतहाई ख़तरनाक मुल्क बन गया है। मणिपुर में कोकी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली 2 ख़वातीन को बरहना किया गया, उन्हें जुलूस के हमरा घुमाया गया, एक ख़वातून का गैंग रेप भी किया गया और ये सब कुछ मोदी की आशीर्वाद के नीचे हो रहा है, मोदी की नाक के नीचे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मोदी को इन तमाम हालात का पता नहीं है। अब कहा यह जा रहा है कि ये सारी सूरत हाल से नज़र इसलिए चुराई जा रही है क्योंकि बीजेपी हुकूमत इंतखाबात का फ़ायदा उठाना चाहती है, कुछ उसके अपने सियासी मफाद हैं जिसकी वजह से वो इस सारे मामले से पीछे हटी हुई है। और ख़ास तौर पर अगर भारतीय मीडिया की बात की जाए तो वो पाकिस्तान की इतनी सी भी ज़रा सी भी कोई बात हो जाए तो उसको राई का पहाड़ बनाकर पेश करता है, मुख्तलिफ एंगल से उसकी तस्वीर पेश करने की कोशिश करता है। लेकिन भारतीय मीडिया भी मणिपुर में जो फसादात जारी हैं उस हवाले से हकाइक पर मबनी कवरेज नहीं कर रहा है। इन्हीं तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। मुनव्वर भट्ट ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर स्टूडियो से। काशिफ रफीक ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ इस्लामाबादी स्टूडियो से मौजूद हैं और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुनव्वर, आप बताइएगा, आज़म खान ने 190 मिलियन पाउंड केस में नैब के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। आपको अब ये मामला किस जानिब जाता नजर आ रहा है और चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात किस हद तक बढ़ सकती हैं? देखिए, ये तो ओपन एंड शट केस बनता जा रहा है चेयरमैन पीटीआई के लिए। ये अभी जो 2-3 केस जो सामने आए हैं आजम खान साहब की गवाही के बाद, जो साइफर वाला मामला है और इसके बाद ये 190 मिलियन पाउंड का केस आ गया और आज जो पंजाब में अदालत में एक स्टेटमेंट जारी हुई है कि वो जेआईटी एक बनी थी कायदे आजम हाउस पे हमले की, उसकी भी इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में सबमिट कर दी गई जिसमें चेयरमैन पीटीआई को इस वाक़े में एयानत जुर्म का जो है मुल्ज़िम डिक्लेयर कर दिया गया और कहा गया कि ये सारा उनकी एयानत पे भी था। इसके अलावा आज उनकी एक पेशी भी थी फैसलाबाद में आईएसआई के दफ्तर पे हमला करने की, वहाँ पे वो पेश नहीं हुए अभी तक। तो ये सारे मामला तो बता रहे हैं कि भी उनके लिए अब ज़मीन गर्म हो रही है, लेकिन मुझे न जाने क्यों नहीं लग रहा कि भी अब भी वो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी।
ये काशिफ रफीक ज्यादा बेहतर बता सकेंगे इस मामले में, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन भी ज्यादा और वो मरकज में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे लाहौर में बैठ के मुझे नहीं लग रहा कि वो सारे जो वाकयात हैं उसमें उनकी जो कसूर है वो साबित भी हो रहा है, जुर्म भी साबित हो रहा है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी मुझे फिलहाल आइंदा चंद दिनों में नजर नहीं आ रही। ठीक है काशिफ, आजम खान ने जो इस केस में बयान दिया है, नैब को जो बताया है, आपको ये केस कितना खतरनाक लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये केस जो है इसकी संगीनी अपनी जगह मौजूद है, और आज़म ख़ान वो शख्स हैं जिनकी परमिशन से, जिनकी प्लानिंग से, जिनके साथ मुशावरत से ये सारा अमल जो है वो मुकम्मल हुआ। चूँकि आज़म ख़ान बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोई भी काबीना में जाने वाला एजेंडा, कोई भी जाने वाला डॉक्यूमेंट जो है वो कम से कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी की मौजूदगी में या उसको पता होता है। ये अलग बात है कि काबीना के कुछ वज़रा ने ये बात कही कि उन्हें बंद लिफाफा पेश किया गया और कहा कि ये एक हसास डॉक्यूमेंट है, कमिटमेंट है और आप इसको जो है वो ओपन नहीं कर सकते और ऑल दैट। अच्छा, अब आज़म खान साहब इस बात को तो कह चुके हैं कि ये तमाम की तमाम जो डॉक्यूमेंट तैयार किया वो शहजाद अकबर ने किया, और काबीना के इजलास से कबल भी उस वक्त के वज़ीर आज़म से मुशावरत हुई। लेकिन आज़म खान ने यह भी बताया होगा कि शहजाद अकबर ने अगर डॉक्यूमेंट तैयार किया तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो डॉक्यूमेंट आज़म खान को उन्होंने दिखाया ना हो। अब देखना यह है कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो आना था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में, वो चला गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, और आना था सरकार की मलकियत में, वो चला गया एक प्राइवेट लैंड ऑनर और हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तय थी बात कि उन्होंने 400-500 अरब रुपया जमा कराना था, उसकी अकाउंट में चला गया। हाँ। मसला ये है कि शहजाद अकबर साहब साबित हो गए कि वो इसमें इन्वॉल्व थे। आज़म खान साहब ने तस्लीम किया कि वो एनी शाहिद है इस मामले के, और काबीना के अरकान ने अप्रूवल दी और काबीना में एजेंडा जो है वो उस वक्त के वज़ीर आज़म की इमा पर या उनकी इजाज़त से पेश हुआ। ये बात तो तय हो गई। मसला ये है कि जो इसका बेनिफिशरी था 190 मिलियन पाउंड का, जो बेसिकली मालिक है, उसने 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान को देना था, उसने दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, अब मसला यह है कि 190 मिलियन पाउंड तो सुप्रीम कोर्ट से कल निकल के फिर हुकूमत पाकिस्तान के पास वापस आ जाएगा। लेकिन जो असल मसला है कि असल बेनिफिशरी जो है उसको कब ट्रायल होगा, वो जब तक मंजर आम पे नहीं आएगा तो कैसे ये केस आगे चलेगा। ये बहरहाल एक हल तलब और सवालिया निशान इसके ऊपर मौजूद है, इल्ला ये कि वो भी वादा माफ गवाह बन जाएं और वो कहें कि जी हम तो मजबूर थे, हमें ये कहा गया, इसलिए कहा गया तो हमने अल कादर ट्रस्ट की ज़मीन उसको बतौर स्पीड बनी हमने दी, वो ये बयान दें और ये इस तरीके से 190 मिलियन पाउंड की एडजस्टमेंट हुई। अगर ये एक वादा माफ गवाह की सूरत में 164 का बयान या वादा माफ गवाह की सूरत में वो जो हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं 190 मिलियन पाउंड के जो ऑनर जो मालिक हैं वो अगर ये बयान दे देते हैं तो फिर तो समझे कि ये काम जो है वो बिल्कुल हल हो गया और अब इसको फर्दर प्रोसीड होना होगा। लेकिन देखें हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, जमानतें हो जाती हैं, जमानतें दर जमानतें हो रही हैं, यहाँ पर गिल्ट साबित हो गया, हर चीज साबित हो गई, ना जमानत रिजेक्ट हो रही है ना गिरफ्तारी हो रही है। ये बड़ा एक अजीब अलमिया। और पिछले कई माह से हम यही देख रहे हैं कि फलां पेशी में तोसी हो गई, फलां पेशी में तोसी हो गई, JIT में चले गए, JIT से निकल आए। लेकिन मसला ये है कि जब तक आप या तो उसको जमानत को रिजेक्ट कर दें या उसकी कंफर्मेशन कर दें ताकि जो वो आगे तो चले। अगर आखिर में एक जुमला शुमाइला, अगर इस तमाम के बावजूद वीक एविडेंस हुआ, प्रोसिक्यूशन इसको एविडेंस को अदालत में ट्रायल कोर्ट में साबित ना कर सका, सजा जजा का फैसला ना हुआ, तो याद रखिएगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो फिर इससे ज्यादा मजबूत और ताकतवर होंगे। ठीक है इम्तियाज साहब, दीगर लोग भी चेयरमैन PTI के साथ इस केस में कसूरवार होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, चेयरमैन PTI जो बार बार लोगों को लानतान करते हुए कहा करते थे कि पाकिस्तान में बड़े के लिए एक और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। आज उनके साथ ऐसे ही हो रहा है कि वो बड़े हैं, उनके साथ कानून दूसरा है, गरीब के लिए कानून दूसरा है। सारी चीज़ें ये तमाम किरदार में जो हमारे मलिक रियाज साहब हैं उनका नाम नहीं आता, उसके साथ साथ और नाम भी नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्यों खामोश है? अगर उसके सामने ये बात आ गई है कि जो अदायगी, जो पनिश उन्होंने दंड रखा था, जुर्माना रखा था उस टाइकून के ऊपर, तो वो दोहरे तरीके से उनके पास आया है, तो इस पे अभी तक सो मोटो क्यों नहीं लिया गया? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं आगे बात की? और मैं कहता हूँ अभी तक हुकूमत को या हम में से भी किसी को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा है,
मेरी हुकूमत पाकिस्तान का पैसा मेरा पैसा है। जो ये बड़े बात करते थे ना, किसी के बाप का पैसा नहीं है, तो हम भी ये कहते हैं कि किसी के बाप का पैसा नहीं है, हमारा पैसा है। हमें भी जाना चाहिए कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए कि जब 2 नंबरी हुई है, इस 2 नंबरी करके आपके पास पैसा आया है, तो यानी आपके पास जुर्माना आ गया, तो आपने कहा वाह वाह ठीक है हो गया, इस पर आपको एक लफ्ज़ नहीं मिलेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या उस हवाले से कहीं नहीं मिलेगा। इस हवाले से एक और मरहला आया था, सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह ने इसकी डिमांड की थी कि ये जुर्माना जो लगाया गया है उन पर सिंध की ज़मीन के हवाले से लगाया गया था कि इतने पैसे दें, तो उसमें से था कि भाई इतने पैसे हमें दे दिए, कम से कम इतने दिए जाए जो हम डेवलपमेंट में खर्च करें। वो बात भी पूरी नहीं हुई थी। तो हम अगर सिर्फ सियासतदानों ही के लिए बात कर, आज आज़म खान जो ब्यूरोक्रेट्स का नुमाइंदा सरदार था उस वक्त, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट देके जान छुड़ा लेगा, यानी सिर्फ उसने 164 में किसी को ब्लेम कर दिया। भाई आप ब्यूरोक्रेट हैं, आपकी मुस्तकिल नौकरी थी, सही। आप हुकूमत पाकिस्तान के वफादार होने चाहिए थे, आप हुकूमत पीटीआई के वफादार क्यों हुए? यानी वो सिर्फ जो भी आए कि स्टेटमेंट दे दे और जान छूट जाए। 190 मिलियन पाउंड में फिर ये भी जिम्मेदार है, जैसे कल की एक स्टेटमेंट थी जनाब, ऐसे हो गया और वैसे हो गया, आजम खान साहब ने सारी की सारी बात बताई, आप भी जिम्मेदार हो, क्योंकि इनके बारे में आपको याद होगा, आजम खान के बारे में ये कहा जाता था कि अगर खातून अव्वल के बाद दूसरा कोई इमरान खान के सामने मजबूत कोई आदमी है, हाँ। तो वो आजम खान है, हाँ, और ये तो अपनी मर्जी के बगैर मिलने नहीं देता, जैसे हाँ। खातून अव्वल नहीं मिलने देती। खातून अव्वल जिससे चाहे कि वो चेयरमैन मिले उनसे मिलेंगे, इसी तरह आजम खान का तो बात ये इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से करें, इस तरीके से ना करें कि जनाब जैसे नवाज शरीफ के साथ हुआ कि मुकदमा पानामा का था और वो आके ऊपर उसके ऊपर खत्म हो गया। तो इसमें मेरा बहुत दुबाना, यानी मेरी रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट से कि हुकूमत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखे और सुप्रीम कोर्ट से भी अपील है कि इसके ऊपर एक्शन लें। शफाफ तहकीकात का होना बहुत जरूरी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जिन्ना हाउस मुकदमा तफ्तीश, जेआईटी ने चेयरमैन पीटीआई को कसूरवार करार दे दिया है, तो क्या इस केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का इम्कान है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जिन्ना हाउस मुकदमा तफ्तीश में यह करार दिया गया है कि जेआईटी के सामने जब चेयरमैन पीटीआई पेश हुए हैं तो वो जेआईटी को मुतमईन नहीं कर सके हैं, और स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जानिब से यह कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार ना किया गया तो जो सबूत हैं वो साबित करने में हमें रुकावट का सामना होगा, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी बड़ी ज़रूरी है। काशिफ बताइएगा, अब तो ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि वो जेआईटी को मुतमईन ही नहीं कर सके। शुमाइला, जेआईटी के मामले से कबल सिर्फ 30 सेकंड में मैं इम्तियाज़ फरहान साहब जो बात कर रहे थे, मेरी दुआ है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर ट्रायल हो और मलिक रियाज साहब ने जो भी इक़दाम उठाए उनके बारे में फ़ैसला आए। लेकिन चूंकि जिन मसूफ़ के बारे में हम बात करते हैं 190 मिलियन पाउंड के जो मालिक हैं उनके तमाम ताकतवर हलकों में ताल्लुकात हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के साथ वो मैनेज करते हैं, तो शायद ही उनको कोई ट्रायल कर सके। अब बात जहाँ तक है जी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की, देखिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में साबित हुआ, उनका ये कहना है कि वो मुतमईन नहीं हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ की स्टेटमेंट से कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जस्टिफाई नहीं कर सके कि उनकी इन्वॉल्वमेंट 9 मई की है या नहीं है, या जिन्ना हाउस के मामले में उनकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, लिहाजा इनको गिरफ्तार करके बाज़ाब्ता तौर पे इंक्वायरी की जाए, अदरवाइज ये है कि वो चीज चार्ज फ्रेम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन जब स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अपना बयान दिया उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि जी ठीक है, जो हमने ये हुक्म दिया था कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अब वो हुक्म उन्होंने वापस ले लिया है, तो फिर इनको रोका किसने है? जाइए गिरफ्तार कीजिए भाई, गिरफ्तार करके फैसला कीजिए कि आइदर वो गिल्टी है या नहीं है। लेकिन इस मखमसे में से तो खुदा का वास्ता कौम को निकालें, इस मखमसे में से खुदा का वास्ता लोगों के को क्लियर करें कि रोजाना आप कभी एक नैरेटिव आ रहा है, कभी और बात आ रही है, कभी और बात आ रही है। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इंसदाद दहशतगर्दी की कोर्ट हो या आम कोर्ट हो, जो भी आज चार्ज फ्रेम होना है अदालतों में, वो जो ट्रायल होना है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। अगर फर्ज कर ले एक कोर्ट उनको सजा देगी, दूसरी कोर्ट उनकी सजा की अपील मुस्तरद कर देगी, तीसरी कोर्ट जो सी है वो ये सुप्रीम कोर्ट तक केस जानने होते हैं।
तो भाई इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। आपको किसने मना किया है, किसने आपको रोका है? लेकिन आप सिर्फ इस बयानों की हद तक, बातों की हद तक और चीजों की हद तक कर रहे हैं, तो उसके पीछे मैं ये समझता हूं कि शायद एक इंटेंशन मुझे ये लगती है, ये मेरी खबर नहीं है, ये मेरा जज़िया है, एनालिसिस है मेरा। मुझे ये लगता है कि शायद मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत है वो ये नहीं चाहती कि हमारे दौरे हुकूमत में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि पहले उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है अवाम की तरफ से। महंगाई का IMF से डील हो गई, बिजली महंगी हो गई, अदर महंगाई का इशू है, वो कैसे जाएंगे। और उसके बाद ये कि जो ग्राउंड के ऊपर तहरीक इंसाफ की एक सिंपैथी है उसमें मजीद इजाफा ना हो जाए। मैं ये समझता हूं कि शायद एक पॉइंट है जिसकी वजह से इनकी गिरफ्तारी डिले हो रही है। लेकिन मैंने तो कहा कि जुलाई के महीने में इनको टफ टाइम मिलेगा और चीजें अनफोल्ड होना शुरू हो गई हैं। आई विश के या किसी सूरत कोई रुख तो इख्तियार करें, लेकिन अगर आपने सिर्फ इसको पिंग पोंग खेलना है, पॉइंट स्कोरिंग करनी है, तो मेरा ख्याल है उसमें फिर टाइम भी जाया होगा और लोगों का आपके सिस्टम पे एतमाद भी नहीं रहेगा। इम्तियाज साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि जानबूझकर इस मामले को लटकाया जा रहा है, गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? काशिफ ने जो एक बात की, इस प्रोग्राम से हम सब जो हम बातें करते हैं ना, उसके बाद फीडबैक मिलता है, कोई दोस्त डायरेक्ट रब्ता करता है, कहीं किसी जगह बैठते हैं तो बात होती है, यानी अब्रॉड से भी बाद लोग गाइड करते हैं। ये बात सही कह रहे हैं काशिफ, ये बात है और ये बिल्कुल सही है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में इस समेत, यानी चेयरमैन समेत कई एक गिरफ्तारियाँ नहीं होनी है, लेकिन निगरान हुकूमत में टफ टाइम, बहुत ज़्यादा टफ टाइम चलेगा। और ये बात सही है इनकी कि मौजूदा हुकूमत इसको चाहती है कि पॉलिटिकली इसको इस मामले को सारी सूरत आगे ना जाए और हम पे वो ना आए कि जी विक्टिमाइज किया, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट में विक्टिमाइजेशन वाला कोई मामला नहीं होगा। और प्राइम मिनिस्टर या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर समेत 4 से 5 ओहदों पर ये कितनी आपस में मुशावरत कर लें, पॉलिटिशियन कितनी भी मुशावरत कर लें, इनकी मुशावरत वाला कोई भी नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर खास तौर पर, होम मिनिस्टर और फॉरेन अफेयर का जो वो देखेगा, और फाइनेंस मिनिस्टर मे भी के प्राइम मिनिस्टर के पास उस दौरान में हो, वो इनकी मर्जी से नहीं आने लगा, ये बात है। उसके बाद सारी चीज़ें, और ये वाला जो दौर है, ये दौर वही है जैसे काशिफ फरमा रहे थे कि अनफोल्ड करना और इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लेना, कि सारी चीज़ें एविडेंस जो है, एविडेंस मौजूद है। देखें, इनकी फैमिली जो चेयरमैन है, इनकी फैमिली जो फील्ड में थी, फैमिली की जमान पार्क से लेकर और इस्लामाबाद इधर उधर जहाँ जाते, जो भी कहाँ पे एक्टिविटी थी, सारी की सारी फुटेजेस मौजूद हैं। जो आप देख रहे थे ना, व्लॉगर और यूट्यूबर्स और बहुत सारे जो इनके सिंपैथर्स थे, जो यूट्यूबर्स जो पीटीआई के सिंपैथर थे, जो इनके लिए बहुत काम कर रहे थे, उन्होंने बड़े बड़े अमाउंट लेके अपनी फुटेजेस बेची हैं, अपनी फुटेजेस दी हैं। ये मैं आपको बिल्कुल, चूंकि जब प्रोग्राम करके जाते बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, सारे वो जो आपसे बाइट्स ले रहे थे, फैमिली से बाइट्स ले रहे थे, और 3 अब्रॉड की बड़ी बासर फैमिलीज हैं जो आई, उनकी एंट्री मौजूद है हमारे इदारों के पास। और जब वो गए इस इवेंट के बाद, वो सारी की सारी ठोस सबूत मौजूद है, सारे ठोस सबूत मौजूद हैं। लेकिन जो काशिफ कह रहे थे बिल्कुल सही है, अनफोल्ड होने इस दौर में, और उसकी इन्वेस्टिगेशन कम से कम कंप्लीट होनी है। असल में जैसे मुनव्वर साहब फरमा रहे थे, ज़मीन गर्म होनी है, वो होना शुरू है, तो वो होनी है केयर टेकर दौर के दौरान, क्योंकि ये तय है कि या तो ये चेयरमैन के ऊपर या साबिक हुकूमत के ऊपर आपने गलत इल्ज़ाम तराशी की है, नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे बड़े बड़े आपने खामा का इल्ज़ाम लगा दिए, फिर तो लोग यही कहेंगे ना। और नहीं तो एविडेंस अगर मौजूद है तो आपको ये करना है। और उसमें 4 बड़ी शख्सियात पाकिस्तान की, जिसमें से 2 के खिलाफ भी, जिनके नाम लेने से हम गुरेजा होते हैं, जो कि अब्रॉड, एक शख्सियत अब्रॉड अरेस्ट है, कस्टडी में उस समय जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इन्हीं ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी उसमें ये होने हैं उनके हवाले से, क्योंकि ये ऊपर लेवल पे ये वेटरन्स जो कहलाते हैं हमारे, जो साबिक हमारे आर्मी अफसरान है, रिटायर्ड अफसरान है, उनमें से कई एक को भी कम्युनिकेट कर दी गई है, जो बाद में बाहर नाराज नजर आ रहे थे कि जनाब ये मौजूदा जो आर्मी चीफ है उन्होंने ये बात कही, वो उन सबको बता दिया गया है। सही, यानी निगरान हुकूमत में मजीद बड़ी गिरफ्तारियों का आपको इम्कान नजर आ रहा है। मुनव्वर, सबूत भी मिल गए हैं, दावे भी हैं, मुतालिबा भी किया जा रहा है, लेकिन गिरफ्तारी में आज तक हिचकिचाहट है, क्या वजह लगती है आपको? मैं बिल्कुल अर्ज करता हूँ, यहाँ पे मामला ये है कि अभी जो जिना हाउस में हमला हुआ था, उसमें साबिक कोर कमांडर गुजरांवाला की फैमिली की एक औरत थी, वो अरेस्ट हो गई। इसमें साबिक आर्मी चीफ की नवासी थी, वो अरेस्ट हो गई। इसमें साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की
2 नवासियां शामिल हैं, वो अरेस्ट हुई, लेकिन उनके ट्रायल के ऊपर ये सारा मामला फंसा हुआ है। यहाँ पे एक आला अदालती शख्सियत की मदर इन लॉ, उनकी भी टेप सामने आई, उसका भी मामला है। तो यहाँ पे जो लोग बराह रास्त जिनका ताल्लुक खसास अदारे से था, वो लोग पकड़े जा चुके हैं। जिनका ताल्लुक अदलिया से था, वो लोग अभी रहते हैं और उसकी पिटीशन चल रही है। यहाँ पे आप देखें कि एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले में पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। वो पिटीशन, उसकी समाअत चल रही है और यहाँ उसी पिटीशन की समाअत के दौरान आज बड़े खौफनाक रिमार्क्स भी सामने आए। अगर आपने नोट किया हो तो ये आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बात कही है कि अगर किसी ने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की तो फिर हम यहाँ पे खड़े होंगे, फिर हम देखेंगे। तो ये मामला इस लेवल पे इस टाइम पे चल रहा है। तो जो फौरी अरेस्ट वाला मामला है, वो पहले भी बात की है, तो अभी तो नहीं हो सकता। ये जो गिल्ट साबित होने वाला मामला है वो हो चुका है। यहाँ पे ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है कि पहले यहाँ पे इंक्वायरी हुई, पहले यहाँ पे गिल्ट प्रूव किया गया, उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। ऐसा नहीं होता। जब आपने एफआईआर के बाद गिल्ट प्रूव कर दिया तो फिर उसके बाद अरेस्ट होती है और मामला कोर्ट में जाना। हाँ जी, बिल्कुल। फिल वक्त ये अभी अरेस्ट करके तो आप उनको किसके हवाले करेंगे? हाँ। क्या वो लोकल पुलिस, सर्वर रोड थाना की पुलिस के हवाले होगा या वो उनको मिलिट्री के हवाले किया जाएगा? तो ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ से निकलने के लिए जो मैंने बात की कि भी अभी मुझे अरेस्ट नजर नहीं आ रही, तो यहाँ पे अगर हुई तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। तो वहां पे जिस तरह ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून साजी के ऊपर, वो कानून बनने से पहले ही सो मोटो लेके तो उसको अपहेड कर दिया था। तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि ड्यूरिंग जो प्रोसीडिंग है सुप्रीम कोर्ट वो कहे कि भाई आप ये इस केस को हमारे पास लेके आप किस तरह इसको गिरफ्तार करें? तो उसका अल्टीमेटली 2 इदारों में तसादुम होने का खतरा है। इस वजह से मुझे नहीं फौरी अरेस्ट नजर नहीं आ रही, लेकिन यह है कि जो इनके इर्द गिर्द है, जो इनके साथी हैं, उनकी मुसलसल गिरफ्तारियां होंगी। यानी अब तीनों इस बात पर मुत्तफिक है कि फिलहाल चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी किसी भी केस में होती हुई नजर नहीं आ रही है। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा पड़ोसी मुल्क भारत की बात करेंगे, जहां मणिपुर में फसादात बढ़ गए हैं। खवातीन के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो काबिल मजम्मत है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भारतीय रियासत मणिपुर में जो नस्ली फसादात जारी हैं, इसके पीछे मुहारिकात क्या हैं और बीजेपी की हुकूमत इससे क्या फ़ायदा उठाना चाहती है, इस पर बात करेंगे। इम्तियाज़ से बताइएगा क्या मकासद इसके पीछे लगते हैं, क्योंकि ये सब कुछ मोदी की नाक के नीचे हो रहा है, ऐसा नहीं कि उसे खबर नहीं है। देखिए, इसके लिए जो ज़ाहिर के समझने की ये बात है कि कभी भी आपने हिंदुस्तान में किसी निचली ज़ात के हिंदू के साथ और आला ज़ात के हिंदू के साथ कोई ज़्यादती की खबर ना देखी होगी, ना उसके ख़िलाफ़ कोई आपने फसाद की खबर देखी होगी। हमेशा शूदर्स और जो निचली ज़ात के हैं या फिर जो नॉन हिंदूज़ हैं, मुसलमान हो, ईसाई हों, चाहे वो सिख हों, उनके ख़िलाफ़ आपने कार्रवाई देखी होगी, उनके ख़िलाफ़ फसादात भी देखे होंगे। हाँ। ये देखें, उसकी जो ये हमें समझना चाहिए कि उसका जो इंतखाबी हल्का है मोदी का, जिसमें वो सेकंड टर्म में भी कामयाब हुआ है, सही, उसका इंतखाबी हल्का जो हिंदू हैं वो है, और उसकी अपनी जात क्या है, वो अपने भी खुद भी हुआ ना, तो वो उनको अपने इंतखाबी हल्के। अच्छा, इसमें हिंदुओं की बड़ी तादाद उससे मुत्तफिक नहीं है उसकी हरकतों से, लेकिन वो ऐसा माहौल पैदा कर देता है। ये बिल्कुल ऐसे कि जैसे हम पाकिस्तान में देख लें कि कोई लिसानी बनी हो जमात या कोई इस तरह की बन जाए, तो जो उस थॉट के लोग होते हैं वो फौरन बगैर कुछ सोचे समझे उसके पीछे सियासी फायदा तो उठाता है ना मोदी, सियासी, समाजी, माली, हर तरह का फायदा उठाता है वो। इसको कैसे ब्रेक करना, ये हमें वो करने की जरूरत है। बहुत सारे देखें, हिंदुस्तान में जो मुस्लिम और क्रिश्चियन, जोमाए, फिर सिख भी हैं,
उन्होंने भी इस पे काम किया। वो हम ये अब ये देखें ना, कोकी बिरादरी कोई इस तरह मामला है कि जाहिर है कि उनके काबू में आने वाली बिरादरी है, लेकिन खबर सब जगह जा रही है सारी चीजें। लेकिन आप इंटरनेशनल मीडिया पे जाएंगे ना शुमाइला, आपको बहुत अफसोस होगा, आपको ये खबर सिंगल लाइन में मिलेगी। उनका अपना मीडिया यही कर रहा है, कवरेज नहीं दे रहा। वो यही तो देखें, उसका सिस्टम यही है। अब ये जो नया जो कांग्रेस जब सामने आई है, ये गांधी साहब के जो पोते सामने आए, जो इन्होंने एक्टिविटी शुरू की है, तो कहीं कहीं इन्होंने सही बातें पॉइंट आउट की हैं, लेकिन ये उसको कंपेन नहीं बना पा रहे। सही है। इसको कंपेन बनाना चाहिए तमाम कम्युनिटी के साथ कि भाई ये मोदी क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, ताकि बीजेपी भी एक देखिए बड़ी डिबेट चल रही है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर कि हिंदुस्तान बनाने में, ठीक है, यानी अंग्रेज से आजादी में बीजेपी का कोई किरदार ही नहीं था, ये सारे अंग्रेजों के एजेंट थे। उस वक्त कांग्रेस थी या मुस्लिम लीग थी जिन्होंने हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी दिलवाई। सही, उसको भी हमें प्रमोट करना चाहिए। ये जो एक राष्ट्रपिया या क्या उनकी एक जमात है वो और बीजेपी, और सबसे ज्यादा ये मजहबी मुनाफरत ये पैदा करते हैं सिर्फ इलेक्शन के करीब और अपने भरपूर उठाते हैं। ठीक है काशिफ, वाकई क्या आलमी सतह पर जो है वो जानबूझकर मोदी के मजालिम पर पर्दा डाला जा रहा है? देखिए, मोदी के मजालिम के ऊपर पर्दा नहीं डाला जा रहा। हमें एक बात बिल्कुल बहैसियत पाकिस्तानी ये क्लियर कर लेनी चाहिए कि जो भारत जिसको हम देखते थे चंद साल पहले तक वो एक सेकुलर स्टेट है जहाँ पे मजहबी आज़ादी है, वो ख़त्म हो गया। भारत एक हिंदू इंतहापसंद मुल्क बन चुका है, और वहाँ पे अगर आपने ज़िंदा रहना है तो आपको या हिंदू बनना पड़ेगा या हिंदुओं का गुलाम बनना पड़ेगा। ये वो बात है जो कायदे आज़म भी कह चुके थे कि जो मुसलमान पाकिस्तान में आ चुके जो वहाँ रह गए वो तरसेंगे इस बात को कि काश हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लेते या चले जाते। देखिए, एक इंतहा पसंद मुल्क है, मजहबी इंतहा पसंदी उधर पीक पे है, और एक बड़ा फार्मूला है, और खास तौर पे वहां पे एक ऐसा वजीर आजम बैठा हुआ है जो खुद बहुत सारे मासूम लोगों के कत्ल में इन्वॉल्व है, जिसके ऊपर अमेरिका में पाबंदी थी, जिसके ऊपर अमेरिका में मुकदमा था, लेकिन सियासत की मजबूरियां समझिए या इस खित्ते की मजबूरियां समझिए कि उसी अमेरिका ने उसी मोदी को बुला के VIP प्रोटोकॉल दिया सिर्फ इस बुग़्ज़ में कि पाकिस्तान जो है वो सी पैक के ऊपर क्यों डिटरमिन है, पाकिस्तान में जो सियासी क़यादत है या अस्करी क़यादत है वो क्यों चाहती है कि पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पे खुशहाल हो। सो मैं सिर्फ इस बात पे सरप्राइज हूँ, ये जो मणिपुर में हो रहा है, जो फसादात हो रहे हैं, और खास तौर पर जो खवातीन के साथ हो रहा है, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। लेकिन मैं हैरान हूँ, दुनिया को डिक्टेट करने वाला, दुनिया को चलाने वाला, दुनिया की और अब बिलखसूस अमेरिका की मईशत पे अपना तसल्लुत कायम रखने वाला इसराइल जो है वो पाकिस्तान की तो बात करता है कि यहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक जो सल्ब किए जाने का अंदेशा या किए जा रहे हैं, उसको ये नहीं नजर आ रहा कि वहां मणिपुर में क्या हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, और ना वो दो लफ्ज बोलने को तैयार है सिर्फ इसलिए कि बुग़्ज़ पाकिस्तान में वो हिंदू का अलाई पार्टनर है। और ये भारत के मामले पर मुंह पर चुप लग गई है। मुनव्वर, आप क्या कहेंगे? मैं तो इस बात में कहूंगा कि ये हमारा कसूर है। जो पाकिस्तान अगर मजबूत मुल्क होता तो फिर शायद जो हिंदुस्तान में रह जाने वाले मुसलमान हैं या दूसरी अकलीतें हैं उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन था। आप ये देखिए कि आप किसी भी मुल्क में अगर किसी क्रिश्चियन के साथ कोई मामला हो तो पूरी यूरोपीय कम्युनिटी और US वो सामने आ जाते हैं और फिर उस मुल्क को माफी मांगने पे मजबूर करते हैं, और वो जो बंदा उनके साथ ज्यादती हुई थी उसके ज्यादती का मुदावा करवाते हैं। आप किसी हिंदू के साथ यहाँ पे कुछ करके देखें तो हिंदुस्तान जो है हमारी ऐसी तैसी फेर देगा कि भी ये पाकिस्तान यहाँ पे अकलीते अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, उनके साथ ज्यादती हो रही है। इसी तरह बुद्ध मत के किसी बंदे के साथ कर ले तो पूरी चाइना से लेके जापान तक जितने भी मुल्क हैं वो सारे उस बुद्ध मत के मानने वाले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े होंगे, क्योंकि वो ताकतवर है तो उनकी बात मानी जाती है। हम कमजोर हैं। पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, और वो लेकिन वो इकोनॉमिकली इस कदर वीक है कि उससे चंद मिलियन बिलियन डॉलर के लिए पूरी दुनिया के आगे कशकोर लेके फिरना पड़ रहा। तो ये उसकी कमजोरी है। अगर वो माली तौर पे भी उसी कदर मुस्तहकम हो जिस कदर वो उसका डिफेंस मजबूत है, तो मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान क्या दुनिया के किसी भी खित्ते में
किसी भी मुसलमान और किसी भी पाकिस्तानी के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकेगा। बिल्कुल ठीक है। मुनव्वर आपका बहुत शुक्रिया, काशिफ रफीक आपका बहुत शुक्रिया और इम्तियाज़ खान फारान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। और बात वही है कि हालात का बिगड़ा तवाज़ुन, इंसाफ का मुनसिफाना निज़ाम न होना इन्हीं वाक़यात का सबसे बड़ा मुहर्रिक है और सबसे बड़ी यही वजूहात हैं। और ये बात कि मोदी इससे फ़ायदा उठाना चाहता है आइंदा इंतखाबात में। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।